फटाफट से बिना किसी समय वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं कि जो इनकम अंडर द हेड सैलरी वाली जो अमेंडमेंट है उसे जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की होती थी वो अब 75,000 की हो गई है। अब आप बोलोगे सर ये तो हम सबको पता है, लेकिन जो आपको नहीं पता हो सकता है वो ये है कि अगर एसएससी 115 बीएससी के अंदर जा रहा होगा तो ही उसे 75,000 की मिलेगी। अदरवाइज जो नॉर्मल स्कीम है जो पहले से चली हुई आ रही है उसमें 50,000 की ही मिलेगी। ये बात बच्चे ध्यान रखिएगा। अंडर सेक्शन 115 बीएससी के अंदर अगर फॉल कर रहा है तो 75 है, अदरवाइज 50,000 ही रहने वाली है। नेक्स्ट एक अमेंडमेंट आई है। अगर आप मैं आपको सच बात बताऊं, जो एग्जाम ओरिएंटेड अमेंडमेंट है वो कैपिटल गेन में सबसे ज्यादा है। कैपिटल गेन और टीडीएस एग्जाम ओरिएंटेड अमेंडमेंट सबसे ज्यादा है, तो एक्सपेक्ट करिएगा टीडीएस से भी क्वेश्चन आएगा, कैपिटल गेन से भी क्वेश्चन आएगा। अब अमेंडमेंट पूछे या नॉर्मल वाला पूछे ये उनकी मर्जी, लेकिन क्वेश्चन आने वाला है। मैं पीजीबीपी की जल्दी से अमेंडमेंट आपको बता देता हूं। तो लेट आउट जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को जब आप लेट आउट करते हैं तो अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आप लेट आउट करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए देखो ये पहले भी नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप कर रहे हो तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आप बिजनेस पर्पस के लिए करते थे तो अर्लियर इट वाज टैक्स अंडर पीजीबीपी हेड, बट नाउ दिस पॉइंट हैज चेंज। अब पीजीबीपी में नहीं, अगर रेजिडेंशियल हाउस को आप बिजनेस पर्पस के लिए भी किराए पर देते हैं तब भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्स लगेगा। बड़े बेसिक सी बात है। हो सकता है आपसे कंबाइंड क्वेश्चन जो पहले वाला आता है उसमें इसका हिस्सा पूछ लिया जाए या एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, इसके लिए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स हम देते हैं उसमें क्या चेंज आया है। तो सर जो 1.5 लाख वाला प्रोविजन था अब वो चेंज करके 6 लाख तक कर गया है। तो बुक प्रॉफिट अगर 6 लाख तक होंगे तो आपको 3 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट तक आपको रेम्यूनरेशन की मैक्सिमम लिमिट हो सकती है और बैलेंस अमाउंट पे 60%। तो एक बार ये एग्जांपल के साथ आप देख के चले जाइएगा। मेरा फेवरेट जो अमेंडमेंट्स आई है इस बार वो आई है कैपिटल गेन के अंदर। बढ़िया अमेंडमेंट्स, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अमेंडमेंट्स और आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहली जो अमेंडमेंट आई है जो खतरनाक डेट है आपकी वो है 23/7/2024। अपने दिल दिमाग जिगर में सब जगह बसा के रख लीजिएगा इसको। 23/7/2024 को एक हमारे पास जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ है या जो हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था वो बजट, तो उस चक्कर में क्या हुआ है कि पहले जो हमारी असेट की पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाली जाती थी टू बी टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, पहले क्या हुआ करती थी। तो सर अगर सिक्योरिटीज की बात करूं मैं जिसमें जीरो कूपन बॉन्ड आते थे आप आई होप इतना आपको पता होगा, तो उसमें 12 मंथ्स वाला प्रोविजन लगता था कि 12 महीने या उससे ज्यादा के अगर होगी तो वो होगी लॉन्ग टर्म, अदरवाइज हो जाएगी शॉर्ट टर्म। लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए था 24 मंथ्स और उसके अलावा कोई भी असेट होगी तो उसके लिए था 36 मंथ्स। अब आती है बात कि सर नया प्रोविजन क्या है। तो अगर आपने कोई भी असेट आफ्टर मतलब ऑन और आफ्टर 23/7/2024 जिस दिन वो आया या फिर उसके आगे अगर आपने कोई असेट परचेज की है तो 36 मंथ्स वाली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर आपने कोई असेट परचेज की है तो सिक्योरिटीज जैसे पहले थी वो एज इट इज रहेंगी, लैंड एंड बिल्डिंग और लिस्टेड शेयर जैसे पहले थे वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन जितने भी अदर्स थी उसके 36 मंथ्स को हटा दिया गया है और उसे मर्ज कर दिया गया है 24 मंथ्स में। इसका मतलब अब आने वाले प्रोविजन में आपके पास जो यानी पुराना भी याद रखना है और नया भी याद रखना है आपको। तो जो आने वाले प्रोविजन है उसमें जब आप कैपिटल असेट को देखेंगे तो ध्यान रखना या तो आपको जो सबसे पहले वाली सिक्योरिटीज वाला केस है जीरो कूपन बॉन्ड वाला और लिस्टेड शेयर्स वाला, तो वो किसमें चला जाएगा 12 मंथ्स के अंदर। उसके अलावा चाहे लैंड एंड बिल्डिंग है, चाहे बोथ है या अदर है या अनलिस्टेड शेयर है, किसी भी कोई भी असेट है 36 मंथ्स वाला प्रोविजन हट के अब कंबाइंड हो चुका है 24 महीने में। तो 36 वाला जो प्रोविजन है वो हट गया है। हो सकता है इसका एक डायरेक्ट एमसीक्यू भी आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद सर इंडेक्सेशन बेनिफिट, इसमें तो और भी ज्यादा कमाल है। देखो अमेंडमेंट का मतलब होता है पुराना ये था नया ये था, इसे बच्चा समझ सकता है। परेशानी पता है कहां आती है, जब नया आया और नए वाले में करने से पहले आपको पुराना वाला एप्लीकेबल करके देखना है, वो वाला प्रोविजन थोड़ा सा खतरनाक है यहां पर। तो अब वो देखो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है आपको कि अगर पहले आपने कोई असेट खरीदी होगी पहले तो आपके पास इंडेक्सेशन जो है वो अवेलेबल होता था, मतलब आप इंडेक्सेशन दे सकते हैं। अब अगर कोई बच्चा ये पूछेगा सर इंडेक्सेशन क्या होता है, तो बच्चे मैं पूछूंगा मे अटेम्प्ट क्या होता है, तो आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी करना। तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल करके लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे एट द रेट 20% आप टैक्स चार्ज करते थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पर आप 20% चार्ज करते थे सेक्शन 112 के अंदर, ठीक है। अब अगर ऑन और आफ्टर 23/7/2024 अगर आपने असेट खरीदी है तो अब उन्होंने कहा कि अब भाई इंडेक्सेशन का चक्कर हट गया। कोई असेट 2 लाख की खरीदी 2005 में तो इंडेक्सेशन करके उसकी वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मत करना, सीधा सीधा 5 लाख माइनस कर देना। एक एग्जांपल से भी बताऊंगा। और टैक्स रेट को कम कर दिया, इंडेक्सेशन हटा दिया,
टैक्स रेट 20% की जगह 12.5% कर दिया। अब कुछ एसएससी को बेनिफिशियल लगता है, कुछ एसएससी को बेनिफिशियल नहीं लगता। मैं आपको एक हिंट देता हूं, जितनी पुरानी एसेट होगी हो सकता है उसमें बेनिफिशियल लगे, अदरवाइज बेनिफिशियल नहीं लगेगा। हम लगा कर देखेंगे, अभी एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, सर प्रॉब्लम कहां है आपको ये तो बताओ जरा। आपने कहा पुराना और नया, ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, अगर कोई एसेट पुरानी खरीदी और पुरानी ही बेच दी, यहीं पर है, तो ये वाला प्रोविजन लगेगा। अगर कोई असेट नई खरीदी और नए में ही बेच दी, मतलब ऑनर आफ्टर खरीदी और ऑनर आफ्टर बेची है, तो नया वाला प्रोविजन लगेगा। बताओ कहां प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम बच्चे यहां आएगी जब आप असेट को एक्वायर करोगे, यहां पर एक्वायर करोगे, ठीक है, और यहां पर ट्रांसफर करोगे, यहां परेशानी आएगी। अब क्या हुआ सर, मान लो पहले खरीदी थी और नए समय पर बेच रहे, तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब अंदर से समझ में आया दिक्कत कहां आई? पुराने समय पर खरीदी थी जब प्रोविजन नहीं आया, तो बेच अब रहे हैं जब प्रोविजन आ गया, तो बताओ जरा क्या होगा? तो मैंने कहा अभी लो। अगर ये सिर्फ किसके केस में, ध्यान से सुनना, अगर आपका जो असेसी है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है और रेजिडेंट इन इंडिया है, अपना व्यक्ति है, और उसकी जो असेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग वाला जो 24 मंथ्स वाला है, उनके केस में हम असेसी को ऑप्शन देंगे कि भाई जैसे तेरे को ठीक लगे। जैसे तेरे को ठीक लगेगा मतलब क्या है, आप जिस दिन की ट्रांसफर की डेट है उससे आप एक बार इंडेक्सेशन लगा के देख लेना और 20% टैक्स लगा के देख लेना, फिर आप इंडेक्सेशन हटाकर देख लेना और 12.5% टैक्स लगा कर देख लेना। जो आपको ठीक लगे, विच एवर इज लोअर, के हिसाब से आप टैक्स भर देना। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, तो जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। इसे ऑप्शन दे दिया हमने कि या तो तुम पुराने प्रोविजन की तरह जैसे तुम इंडेक्सेशन देते थे और 20% टैक्स लगाते थे उसके हिसाब से निकाल लो, और या फिर तुम इंडेक्सेशन मत दो, डायरेक्ट 12.5% और डायरेक्ट उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो। इनमें से मान लीजिए मैंने कहा एक के यहां पर टैक्स आ रहा है, टैक्स की अमाउंट आ रही है 1 लाख, एक के यहां पर टैक्स की अमाउंट आ रही है 80,000, 0.8 लाख। तो अब असेसी के पास ऑप्शन है कि वो इसके अंदर भी स्विच कर सकता है, और अगर इधर कम आ रही है तो इसके अंदर भी स्विच कर सकता है, जैसे उसकी मर्जी। लेकिन ध्यान रखना है ये कब एप्लीकेबल है। सारे बच्चे कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं कि खरीदी होगी पहले, बेची होगी अब, बेचने वाला अपना बंदा है, अपना बंदा मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, और उसके बाद जो असेट है वो लैंड और बिल्डिंग और बोथ है, ट्रांसफर कर रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट है, तो या तो इंडेक्सेशन लगा के देख लो और 20% दे दो, या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर, के हिसाब से आप दे सकते हैं। लेकिन मैंने 3 केस बताए, तीनों केस का जवाब ये होगा भाई नया प्रोविजन नए साल में बेच रहे हो ना, नया लगाएंगे। मतलब अगर इसके अलावा कोई और असेट या सिक्योरिटी हुई तो भाई जैसे बताया था मैंने आपको वैसे चलना, 12.5% लगा देना, और विदाउट का मतलब है विदाउट इंडेक्सेशन। मैंने कहा अगर एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के कोई एओपी बीओआई है या कंपनी एसएससी है तो क्या करेंगे? अगर इस तरीके से होगा तो क्या करेंगे? तो बताइए। तो उन्होंने कहा एसएससी कोई और होगा तब भी 12.5% लगेगा, और बोथ आफ्टर होंगे, मतलब खरीदी भी बाद में और बेची, मतलब पहले खरीदी उस डेट के बाद और उसके बाद बेची भी उस डेट के बाद, तो 12.5% विदाउट ही लगेगा। सब बताओ मेरी ये बात समझ में आई या नहीं है? और नीचे एक एग्जांपल ड्रॉ करूंगा, मुझे आप बताना जरा वहां पर आपका क्या आंसर आने वाला है। तो लो सारे बच्चे मेरे साथ एक एग्जांपल देखेंगे, मतलब आप ही सॉल्व करेंगे, मैं क्या सॉल्व करूं, और दिक्कत लगेगी तो मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल की वीडियो बनाकर दे दूंगा। हालांकि कोई दिक्कत लगनी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल के अंदर मैंने कहा एक इंडिविजुअल है जो इंडिया का रेजिडेंट है, राम उसका नाम है, उसने एक असेट खरीदी 1/5/2024 को, ठीक है, उसका नाम था लैंड एंड बिल्डिंग, और वो उस असेट को ट्रांसफर कर रहा है, और 1/5/2024 क्यों, 1/5/2023 को, ठीक है, और वो उस असेट को ट्रांसफर कर रहा है 1/6/2026 को, ठीक है, 26। अब आपको बताना है कि क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म है। क्या ये इंडिविजुअल है? आंसर इज यस। क्या ये अमेंडमेंट की डेट से पहले उसने खरीदी थी? हाँ। क्या वो अमेंडमेंट की डेट के बाद उसने बेची थी? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं इसे और छोटा करो, लो 22 कर दिया मैंने और इसे 25 कर दिया, अब तो ठीक है। अब क्या करेंगे? तो अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, असेट उसकी लैंड एंड बिल्डिंग है, तो हम क्या करेंगे? तो सर पहले पूरी इंफॉर्मेशन दो। तो मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता दी भाई। सेल की जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा सेल हमने कर दी है 25 लाख रुपए की, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उन्होंने की थी, मान लीजिए मैंने कहा 5 लाख रुपए की, और जो ईयर था उसका इन ईयर 2000 ईयर था उनका, मतलब अब 1/4/2001 के अंदर आपको पता है नीचे डिवाइड बाय 0 करेंगे। सेल की जो वैल्यू है वो 25 लाख रुपए है, और कोई इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, ना एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर की ना किसी चीज की। नीचे आप मुझे बताएंगे कि कौन से वाले ऑप्शन से लगेगा। मतलब पहले जब आप करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 25 लाख माइनस इंडेक्सेशन हटाएंगे, मतलब 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय जिस ईयर में सेल की जा रही है उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऊपर आएगा, और नीचे डिवाइड बाय 100 करेंगे, इंडेक्सेशन देंगे 5 लाख की अमाउंट पर, और फिर जो माइनस आएगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, जो भी अमाउंट आएगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप 25 लाख में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे 5 लाख और मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5% से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। इसका आंसर मुझे बताना कि आंसर क्या आएगा। अभी मैं कैलकुलेटर, शायद मैं कैलकुलेटर दिख गया मुझे कैलकुलेटर, चलो
बच्चों वैसे आप पता है क्या करना है, जब तक मैं कैलकुलेटर उठा के लाया तुरंत वीडियो को पॉज करना और मुझे आंसर बताना कि सर हमारा तो ये आया था। देखो हालांकि तुम करोगे नहीं मुझे पता है। तो यहाँ पर अगर मैं ओल्ड और न्यू के हिसाब से चलूँ, जरा ध्यान से देखना, ओल्ड वर्सेस न्यू यहीं पे लिख दूंगा मैं, ये रहा। तो मेरे पास पहले मैंने कहा ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से कैसे करूंगा और न्यू प्रोविजन के हिसाब से कैसे करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसमें कोई झगड़ा ही नहीं है, 25 लाख रुपए और 25 लाख रुपए, 25 लाख 25 लाख माइनस कर दिया मैंने पहले वाले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और शायद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता होगा कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय जो इस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है डिवाइड बाय 100। फटाफट से इस साल का 300 कितना है एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इस बार कंफर्म कर लेता हूं। जल्दी चल जाओ भाई मेरा फोन। CII कैपिटल गेन, CII कैपिटल गेन लेटेस्ट वाला निकल के आ जाओ भैया। कौन सा वाला है? अरे नालायक, पुराना ही निकल के आता है, जब देख लो जब। 3 कितना है जरा कमेंट करके बता दो भाई मुझे। 24-25 के हिसाब से निकालो तो 363 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट मेरे को क्लियरली नहीं दिख रहा है। 363 24-25। और क्या हमने 24-25 में बेचा है इसको? जी नहीं, 25-26 में बेचा है। तो इसे भाई 24-25 करवाओ, कितना दूर करवा दोगे इसको? चलो मैं इसे 24-25 के हिसाब से कर रहा हूं, आप लेटेस्ट से कर लेना। 369 है शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप। 363 के हिसाब से इसे मल्टीप्लाई करना। फिर उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में निकालूंगा तो यहां पर डायरेक्ट 5 लाख कर दूंगा। यहां पर मैं इंडेक्सेशन नहीं दूंगा। जो भी अमाउंट यहां निकल के आएगी, ध्यान से समझना, जो भी अमाउंट यहां निकल के आएगी कैपिटल गेन की, उस अमाउंट को आप यहां पर लिखेंगे, उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे एट द रेट 20%, क्योंकि ये पुराना वाला प्रोविजन है। और जो नई अमाउंट है, नई तो हमें पता है 20 लाख की अमाउंट है, सीधा सीधा माइनस करना है और एट द रेट 12.5 करना है। तो 20 लाख का एट द रेट 12.5 करूंगा तो 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12.5%, तो ये हो गया 20 लाख। चल जाओ भाई, खराब कैलकुलेटर रखा है क्या किसी ने? 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12.5%, तो ये आ गया 2.5 लाख रुपए। नीचे वाला आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला अमाउंट कितना आ रहा है, और जो अमाउंट आ रहा है उसका विचएवर इज लेस कर देंगे, तो ये वाला प्रोविजन आपका खत्म हो जाएगा। दोबारा से मेरी बात सुन लो। 23/7/2024 वाला प्रोविजन, पहले असेट खरीदी पहले बेच दी, इंडेक्सेशन भी दो और 20% लगाओ। बाद में असेट खरीदी बाद में बेच दी, इंडेक्सेशन मत दो, 12.5% लगाओ। पहले असेट खरीदी बाद में बेच दी, तो देख लो अपना बंदा है क्या, इंडिविजुअल और HUFSSE है क्या, रेजिडेंट वाला है क्या, और अपना घर बार बेच रहा है। घर बार का मतलब क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहा है। तो भाई ठीक है, आप ट्रांसफर कर लो और ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल HUF के अलावा कोई एसएससी है, सीधा बाद वाला प्रोविजन लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ के अलावा कोई एसेट आपने खरीदी है तो भी बाद वाला प्रोविजन लगेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर आपने बाद में ही खरीदा और बाद में ही बेच रहे हो तो भी बाद वाला यानी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन वाला प्रोविजन लगेगा। 112A वाले में भी अमेंडमेंट है। 112A वाली अमेंडमेंट आपको गड़बड़ कर सकती है। तो 112A आपको शेयर्स वाला कंसेप्ट पता होगा, जिसमें 1 लाख तक की अमाउंट जो है एग्जेम्प्ट रहती है। तो अगर आपने बिफोर और आफ्टर वाला प्रोविजन बता दूं मैं आपको, तो ये है बिफोर वाला प्रोविजन और ये है आफ्टर वाला प्रोविजन। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुन लेना, जो बिफोर आपका अमाउंट था ना 1 लाख, वो चेंज हो चुका है। यानी कि अगर इस डेट से पहले भी आपने वो शेयर्स वगैरह बेचे होंगे तो भी जो अमाउंट पहले थी ना एग्जेम्प्ट अप टू ₹1 लाख एंड इन एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% का टैक्स लगता था। तो पहले वाले केस में भी अगर पुराने क्वेश्चंस भी हैं तब भी इन एक्सेस ऑफ, और जो वो अमाउंट थी ना 1 लाख, वो 1,25,000 कर दी गई है, पहली चीज तो। और पुराने वाले केस में टैक्स रेट अभी भी 10% रहेगा, लेकिन नए वाले केस में अमाउंट तो चेंज होगी क्योंकि वो तो दोनों में चेंज हो चुकी है, लेकिन जो रेट है वो 10% की जगह 12.5% हो गया है। दोबारा से सुन लीजिएगा मेरी बात। 1112A के अंदर हम क्या करते हैं कि 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, 1 लाख के ऊपर टैक्सेबल होता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, और 10% टैक्सेबल होता था। अब जो 1 लाख रुपीज है उसे भूल जाइए, दिमाग में 1 लाख हटा दीजिए, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। 1.25 लाख हो चुका है। पुराना केस होगा तो रेट 10% ही रखेंगे, नया केस होगा तो रेट को कर देंगे 12.5%। आई होप ये बात क्लियर हो गई है। 1.25 लाख पुराने वाले केस में भी चेंज हो गया। इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। यह है मेरे को लगती है इस दुनिया की सबसे फालतू अमेंडमेंट। मतलब बस अमेंडमेंट करनी है इसलिए अमेंडमेंट कर दी, बाकी इसका कोई औचित्य नहीं है। फालतू अमेंडमेंट क्या कहती है देखना जरा ध्यान से। बायबैक का केस है, इसमें आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। बायबैक के केस में क्या होता था, ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन। जिन बच्चों को बायबैक नहीं पता वो बता देता हूं कि पहले कंपनी शेयर्स इशू करती है, फिर उसके बाद खुद ही उस व्यक्ति से शेयर्स खरीद लेती है। तो मेरे वाले एग्जांपल में जो ट्रांसफरर है
जो शेयर्स हैं वो इस व्यक्ति के पास है, इस व्यक्ति इस मेंबर के पास है, और मेंबर से जब तुम शेयर्स को बाय बैक कर रहे हो, बाय बैक का ही केस है, तो जो ट्रांसफरर है वो मेंबर है, उसके हाथ में कैपिटल असेट है, वो बेच रहा है, तो जो कैपिटल गेन टैक्स लगता था तो वो ट्रांसफरर के हाथ में लगता है, ये हमें पता है। तो कंपनी ने क्या कहा, हम आपसे हमारी जो असेट है वो बायबैक कर रहे हैं 1,000 रुपए, 1,000 रुपए देके आपसे हम शेयर्स वापस ले लेंगे, जबकि हमने जब तुम्हें दी थी तो तुमने हमें 600 रुपए दिए थे। अब बाय बैक में शेयर होल्डर का क्या फायदा हुआ, जब उसने शेयर खरीदे कंपनी से तो कंपनी को दिए 600 रुपए, 600 रुपए का शेयर था, कंपनी ने जब वापस लिए तो रेट बढ़ गया था, कंपनी ने 1,000 रुपए देके, तो डिफरेंस अमाउंट जो 400 रुपए का था वो टैक्सेबल होता था, और डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, और कंपनी के हाथ में इसकी कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं थी उस डेट से पहले। लेकिन अब अगर डेट के बाद आ जाओगे, आपसे डेट कौन सी है, यही वाली 23/7/2024 वाली डेट है, अगर इसके बाद अगर आप आ जाओगे तो न्यू प्रोविजन क्या कहता है, तो सर न्यू प्रोविजन कहता है कि अगर सिक्योरिटीज के सामने लिखा हो डोमेस्टिक कंपनी की सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो लिस्टेड हो या लिस्टेड ना हो, तो क्या होगा, तो सर जब कंपनी पे कर रही है तो कंपनी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा 194 पे, मतलब कंपनी टीडीएस काट कर देगी। अब सर शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, तो पहले हम क्या कर रहे थे, 1,000 माइनस 600 कर रहे थे, वो कह रहे नहीं नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसकी 600 रुपए इनकम ना मान के 1,000 रुपए इनकम मानो आप। मैंने कहा भाई ये तो ज्यादती कर रहे हो, शेयर होल्डर ने पहले दिए 600 रुपए और कंपनी ने दिए उसे 1,000 रुपए, तो आप 1,000 की इनकम कैसे मान सकते हो शेयर होल्डर की, कह रहे रुक जाओ ना भाई, इतनी टेंशन क्यों लेते हो। मैंने कहा कैपिटल गेन हेड में क्या ट्रीटमेंट होगी वो सुन लो। तो आईएफओएस में डीम्ड डिविडेंड मानकर उन्होंने वहां पर जो है इनकम लगा दी, 1,000 पे टैक्स लग गया। मुझे दुख किस बात का पता है, शेयर होल्डर को दुख किस बात का है, शेयर होल्डर का दुख जानो आप। शेयर होल्डर को दुख इस बात का है कि भाई पहले 1,000 में से 600 माइनस करते थे, 400 पे टैक्स ले लिया। मैंने कहा तुझे दुख किस बात का है, 1,000 का, 400 का है, 600 का, कह रहे मुझे बस दुख है 600 का, जो 600 मेरे माइनस होते थे, मेरी जेब से जाते थे, वो अब मेरे से माइनस नहीं करने दे रहे, बड़ा दुख है, 1,000 रुपए पे टैक्स ले लिया है। मैंने कहा 600 का दुख तुम्हारा हम दूर करेंगे, देखो जरा ध्यान से कैसे। 600 का दुख ये रहा, कह रहे आपसे क्या गया कैपिटल गेन में, आईएफओएस में तो तुमने डिविडेंड मान लिया, चलो मान लिया हमने 1,000 रुपए जो आए वो डिविडेंड मान लिया, तुम्हारे हाथ से क्या गए शेयर्स, उस पे तुम डिविडेंड मान चुके हो बाय बैक को, तो अब मैं क्या करूं, तो क्या तुम दोबारा ट्रांसफर पे दोबारा 1,000 रुपए पे टैक्स लगाओ, कह रहे नहीं, हम तुम्हारी फुल वैल्यू ऑफ जो कंसिडरेशन है उसे निल कर देंगे और तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज भी रखेंगे 600 रुपए के हिसाब से, ताकि तुम्हें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाए कैपिटल गेन में। मैंने कहा अच्छा, जो मेरे 600 का दुख है वो तुमने लॉस में कन्वर्ट कर दिया है, और जब मुझे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉस होता है तो आपको पता है मैं किसी और हेड से ट्रीट नहीं कर पाता, लेकिन अपने ही हेड में ट्रीट कर पाऊंगा, तो तुम तो मुझे रिस्ट्रिक्शन करा। तो उसने कहा भाई साहब लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, कैपिटल गेन का आपको टैक्स रेट पता है। मैंने कहा हाँ हाँ भाई मान गया। तो बस ये छोटा सा टैक्स ट्रीटमेंट उन्होंने चेंज किया है। उन्होंने कहा जब कंपनी पे करेगी तो 194 में टीडीएस की एप्लीकेशन होगी, दूसरा शेयर होल्डर के हाथ में फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा। अभी जो कंपनी तुम्हें 1,000 रुपए दे रही थी ना बायबैक के नाम पे, तुम 1,000 में से 600 माइनस कर रहे थे, सीधा 1,000 डीम्ड डिविडेंड मान के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको टैक्स लगाना है। और जो आपको 600 रुपए का दुख है, उस 600 रुपए के दुख को हम कैपिटल गेन का लॉस मान लेंगे, जिसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की आपके पास से राइट एक्सचेंज हो चुका है, अब आपके पास शेयर्स नहीं बचे हैं, तो उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को निल करके आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 600 दिखा देंगे और आपको लॉस दिखा देंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आया टीडीएस के अंदर। तो टीडीएस के अंदर जितने भी कमीशन के परसेंटेज थे जो आपने रट रखे हैं, रगों में है आपके 5-5% के, उन सभी को रगों से बाहर निकाल देना और 2-2% कर देना। उसके बाद 194 डीए, आईवी और एम, इनके अंदर भी जो रेट है वो 5%, 5%, 5% है, इनको भी 2-2% कर देना। और 194 ओ के अंदर जो रेट 1% है 0.1% कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें रेट की चेंज है और कोई चेंज नहीं है। और ध्यान रखना आप मेरी बात, रेट के अलावा कोई चेंज नहीं है। जैसे कमीशन लॉटरी किसी पे निकलती है, इंश्योरेंस वाले पे अलग है, लॉटरी टिकट वाले पे अलग है, वो जैसे प्रोविजन चलते हुए आए थे वो वैसे ही चलते रहेंगे। बस रेट 5% की जगह 2% हो गए, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कोटिंग ऑफ आधार। ये जरूर आप थ्योरी के अंदर पढ़ के चले जाना कि जो आधार को कोट करना है वो कहां कहां पर कोट करना है। तो जब आप इसके पॉइंट नंबर 2 में आओगे जहां आंसर लिखा हुआ है कोटिंग ऑफ आधार, वो स्टडी मैट में भी मिल जाएगा आपको। तो पहले पॉइंट में लिखा होता था कि आपको आधार नंबर डालना है, और दूसरे पॉइंट में लिखा होता था कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हैं। अब गवर्नमेंट ये कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास आधार नंबर नहीं है तो भाई इंडिया से भाग जाओ तुम, हमें नहीं पता।
यानी कि जो 4 पॉइंट्स थे आपके टोटल कोडिंग ऑफ आधार में, उसमें जो दूसरा पॉइंट था कि इन केस द असेसी डू नॉट हैव द आधार नंबर, या आधार उसके पास उसने अप्लाई कर रखा है, और जो एनरोलमेंट आईडी वाला है उसे काट देना। अब एनरोलमेंट आईडी वाला पॉइंट नहीं है, थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने समराइज की आपके लिए आपकी कुछ अमेंडमेंट्स जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकती हैं। मान के चलेगा 80 to 90% अमेंडमेंट्स मैंने इसके अंदर कवर कर दिए, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छी लगी हो तो, अभी यहां तक आ गए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर ऐसे ही जीएसटी की अमेंडमेंट्स आपको चाहिए तो मुझे बता देना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक है, जरूर फॉलो करिएगा। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।